7 पीढ़ी तक संपीड़िता रोकना चाहिए। इसके दोष बताए हैं, क्योंकि 8वीं पीढ़ी में जो है हमारा कंप्लीट डीएनए बदल जाता है, हमारे जो है गोत्र का या हमारे क्रोमोसोम्स का कोई असर हम पे नहीं पड़ता। 7 पीढ़ी तक क्यों बताना चाहिए, उसका जो रीजन है वो अपन गणितीय रूप में आपको बता देते हैं। जैसे कहा गया है कि लड़के को आत्मज और लड़की को आत्मजा लिखते हैं। आत्म माने सेल्फ माने मैं, जा आत्मज में जो जा आता है उसमें माने उसका अर्थ होता है जन्मा। तो जब आत्मजा बेटी के लिए बड़ा जा आता है तो उसका अर्थ है जन्मी। इसका अर्थ है मैं ही जन्मा या मैं ही जन्मी। आत्मा बिजायते पुत्रा कहा गया है कि आप पुत्र जो है पिता का आत्मा बन के ही जन्म लेता है, इसलिए आत्मज या आत्मजा कहा जाता है। और अभी वीडियो में अपन ने बताया कि संतान में यदि लड़का है तो उसमें 95% जो है पिता का क्रोमोसोम और 5% माता का क्रोमोसोम होता है, जबकि लड़की में पिता का 50% क्रोमोसोम्स और माता का 50% जो XX क्रोमोसोम होता है उनका प्रतिशत 50 और 50 होता है, जबकि लड़के में ये प्रतिशत 95 और 5 का होता है। 7 पीढ़ी तक क्यों बताते हैं कि जब संतति का क्रम चलेगा, माना कि पुत्री हुई तो पुत्री में जो है 50% पिता का हिस्सा और 50% माता का हिस्सा है। अब उस पुत्री की शादी हुई और फिर उसको फिर पुत्री हुई तो इस पिता का हिस्सा कितना बचेगा, 50 में से फिर 25% बचेगा। फिर उस पुत्री को विवाह हुआ, फिर उसका फिर संतान हुई और वो पुत्री हुई तो उसमें 12.5% बचेगा। इस क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो जो है 6.25% बचेगा। उसके और पहले रहेंगे तो कहते हैं जो है 3% के आसपास हो जाएगा। उसके और पहले 1.5% के आसपास हो जाएगा। उसके पहले 0.5% के आसपास हो जाएगा। उसके और पहले जो है लगभग जो है 0 के आसपास हो जाएगा। तो 7वीं पीढ़ी तक जब ये क्रम घटेगा, 8वीं पीढ़ी में जाके जो है वो कंप्लीट लगभग 0 हो जाएगा। 8वीं पीढ़ी में जो पहले माता पिता का डीएनए का जो अंश है वो लगभग 1% से कम या 0 के आसपास हो जाता है। तो 8वीं पीढ़ी में हमको गोत्र का दोष नहीं लगता है और वहाँ हम शादी कर सकते हैं। अब शास्त्रों में चूंकि विरोधाभासी भी बयान होता है तो कहीं कहीं लिखते हैं कि पिता का 7 पीढ़ी का संपीड़ितता बताना चाहिए और माता की 5 पीढ़ी तक संपीड़ितता बचाना चाहिए। तो ये मतभेद या भेद भी शास्त्रों में दिए गए हैं। नमस्कार।